नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। विश्व स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए आज विक्रम मिस्री, संजय झा, कनिमोझी और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में जाने वाले डेलीगेशन को करेंगे ब्रीफ। जानकारी के मुताबिक ये तीनों डेलीगेशन 21 मई से 23 मई के बीच विदेशी दौरे पर जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री सांसदों के 7 प्रतिनिधि मंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में कोर्ट अंतरिम आदेश भी पारित कर सकती है। 17वीं लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी LIMA 2025 आज से मलेशिया के लंकावी में शुरू होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस प्रदर्शनी में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वे इस प्रदर्शनी में भारतीय मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। LIMA 2025 में इस बार डॉर्नियर विमान और भारतीय नौसेना का एक जहाज भी प्रदर्शनी का हिस्सा होंगे, जिसकी ताकत पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वो बुधवार को मुरगांव बंदरगाह का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति बंदरगाह की नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुरगांव बंदरगाह पर तटरक्षक पोत पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नीदरलैंड दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने हेग शहर में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। भारतीय दूतावास में मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत संबंध बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री नीदरलैंड के बाद डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में महाराष्ट्र विधानसभा की विभिन्न समितियों के संयुक्त उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शासन और प्रशासन को समझने के लिए समितियों से बेहतर कोई प्रणाली नहीं है। हरियाणा के गुरुग्राम में अतुल कटारिया चौक स्थित कृष्णा फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत दमकल की करीब 20 गाड़ियां पहुंच गईं। फायर ऑफिसर नरेंद्र यादव ने बताया कि 18 से 20 दमकल गाड़ियां यहां मौजूद हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुरादाबाद में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर 12 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास भी जारी है। मुरादाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ओझा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग को आगे फैलने से रोक दिया गया है। अग्निशमन अभियान जारी है। 12 दमकल गाड़ियां यहां मौजूद है। मध्य प्रदेश के भोपाल के न्यू मार्केट में एक गारमेंट स्टोर में आज आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में लोक शिकायत सुनवाई के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी। जनपद में देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे के अवरुद्ध के कारण यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। हाईवे सुचारू करने के लिए NHAI-DCL को निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे राजभवन में आयोजित किया जाएगा।
राज्य की राजनीतिक हलचलों में ये एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस शपथ ग्रहण के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुछ नई जिम्मेदारियों का बंटवारा होने की संभावना है। ओडिशा के पुरी से भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार भारत की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और जिस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाई है, वो काबिल तारीफ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार को श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को राजस्थान में अगड़े इलाका लोंगेवाला का दौरा किया। उन्होंने सैनिकों से बातचीत की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में उनकी अनुकरणीय भूमिका के लिए बधाई दी। अधिकारियों ने बताया कि जनरल द्विवेदी ने भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय में की गई संयुक्त कार्रवाइयों की भी समीक्षा की। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक होने से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उत्तर प्रदेश के बांदा में सोमवार को सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में पिलानी 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे सबसे अधिकतम तापमान वाला शहर रहा। एमपी के खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के हिसार में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में इस साल की अब तक की हुई सबसे अधिक बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन ठप हो गया है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में साई लेआउट प्रमुख है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। आज शाम दिल्ली में गरज और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में 24 मई तक आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईसीएआर संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है समेकित कार्रवाई 2047 तक विकसित भारत के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को आकार देना। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के बारे में एक उच्च स्तरीय पैनल की अध्यक्षता भी करेंगे। अमृतसर में अटारी बाघा संयुक्त चेकपोस्ट, फिरोजपुर में हुसैनीवाला और फाजिलका में सादिक में प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट समारोह आज फिर से शुरू होगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह का स्तर कम कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के सूर्यास्त के समय झंडे उतारने के बाद भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तान रेंजरों के बीच हाथ मिलाने का औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। गुजरात के डीसीपी रवि मोहन सैनी ने कहा, चंदोला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। एसआरपी की 25 कंपनियां, 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उत्तराखंड में चल रहे चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पहुंचना लगातार जारी है। 30 अप्रैल को यात्रा शुरू होने के बाद से मात्र 20 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं।
सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। चारों धामों में एम्बुलेंस सहित जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। एआई सेवा क्षेत्र की नई कंपनियां और अगली पीढ़ी की एआई सेवा कंपनी RVAI ग्लोबल ने अपने आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी का ध्येय वैश्विक कंपनियों को एआई आधारित संगठनों में बदलना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार के GEM पोर्टल ने प्रवेश संबंधी बाधाओं, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। विशेष रूप से छोटे शहरों में हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त एवं उन्नत बनाया गया है। GEM का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में अपने सालाना कारोबार को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए करना है। पीयूष गोयल ने कहा कि GEM ने ईमानदार व्यवसायों को अधिक अवसर दिए हैं और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में 106 लाख टन से अधिक बढ़कर लगभग 1700 लाख टन हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5% पर पहुंचने की उम्मीद है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी खरीफ की फसल की बुआई से पहले किसानों को नई तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए 15 दिवसीय अखिल भारतीय अभियान की घोषणा की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की शोध टीम ने सुपरफास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है, जो केवल 6 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है और 3000 से अधिक चार्ज साइकिल्स तक चल सकती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2025 का समापन शानदार तरीके से किया और इस दौरान एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मार्च 2025 में रिकॉर्ड 65.74 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती निर्यात उपस्थिति के कारण भारत का ऑर्थोपेडिक और कार्डियक इम्प्लांट सेक्टर वित्त वर्ष 2028 तक 4.5 से 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की है उम्मीद। भारत सहित 8 देशों के लगभग 93% इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि एआई को पूरी तरह से इंटीग्रेट करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी और वे बढ़त हासिल करेंगे। भारत ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए बीते कुछ समय में कई जरूरी कदम उठाए हैं और इससे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैश्विक निवेशकों के लिए तेजी से आकर्षक बन रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एआई के क्षेत्र में 30 से अधिक स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए अब तक 28 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ब्राजील में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक में समूह ने दुनिया में जीवाश्म ईंधन प्रदूषण को कम करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार नई दिल्ली निश्चित रूप से 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्रयास करेगी।
फैशन क्षेत्र की ऑनलाइन खुदरा विक्रेता मिंत्रा ने मिंत्रा ग्लोबल की शुरुआत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा है। भारत के बाहर डायरेक्ट टू कंज्यूमर का ये पहला विस्तार है। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 6.9% रहने की उम्मीद है। रसना ने रेडी टू ड्रिंक कैटेगरी में विस्तार के लिए हर्षेज इंडिया से जंपिन ब्रांड खरीद लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज अमेरिकी दौरे का अंतिम दिन है। दौरे के बीच भारत अमेरिका के बीच जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बन सकती है। अभी तक की वार्ता के बाद दोनों पक्ष काफी बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए समान बाजार उपलब्धता से लेकर समान अवसर सुनिश्चित करना चाहता है। भारत चाहता है कि उसके पेशेवर व उच्च तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को अमेरिकी बाजार में समान रूप से अवसर उपलब्ध हों। मौजूदा वक्त में अमेरिका भारतीय बाजारों में अधिक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि भारत अपने उत्पादों पर शुल्क कम करना चाहता है। भारत की कोशिश है कि उसके उत्पादों की अमेरिकी बाजार में पहुंच सुनिश्चित हो, जिससे भारतीय युवाओं को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सके। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने कहा है कि तेजी से बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह देश की अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत होना है। भारत में 2024 में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बिक्री में 20% का उछाल दर्ज किया गया है, जो कि बढ़कर 7 लाख वाहन हो गए हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत को लगातार दूसरे साल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना गया है, जो चीन से भी आगे बना हुआ है। रिलायंस पावर ने भूटान की कंपनी ड्रुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट 500 मेगावाट का होगा और इसकी कुल लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए होगी। रिलायंस पावर ने बताया कि यह सोलर प्रोजेक्ट भारत भूटान आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा। कंपनी ने कहा कि रिलायंस ग्रुप अपनी साफ ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कनाडा में आज से G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों की बैठक होगी आयोजित। ये बैठक 22 मई तक चलेगी। ब्रेक्जिट के 5 साल बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 2040 तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 12 अरब डॉलर से अधिक धन उत्पन्न होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। रूस और यूक्रेन जंग पर ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 2 घंटे चर्चा हुई। पुतिन ने इस बातचीत को बहुत अच्छा बताया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर सही समझौते हो जाएं, तो रूस यूक्रेन में युद्ध विराम मुमकिन है। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन के साथ शांति समझौते का मसौदा बनाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के लिए वेटिकन में युद्ध विराम वार्ता करना बहुत बढ़िया होगा। एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दिए गए धन के कारण अमेरिका द्वारा की गई पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बारे में भी बात की। ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों ही समाधान की ओर अग्रसर हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन 3 साल पुराने संघर्ष में तुरंत युद्ध विराम वार्ता शुरू करेंगे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव और उसके सहयोगी यूक्रेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के देशों और ब्रिटेन के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं, जो यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध को समाप्त करने के प्रयास का हिस्सा है।
यूक्रेनी नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बैठक जल्द से जल्द हो सकती है और इसकी मेजबानी तुर्की, वेटिकन या स्विट्जरलैंड द्वारा की जा सकती है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ अपनी शुरुआती कॉल के दौरान उन्होंने युद्ध विराम और रूस पर प्रतिबंधों की आवश्यकता को रेखांकित किया और साथ ही कीव के सहयोगियों द्वारा यूक्रेन के बिना रूस के साथ समझौते पर ना पहुंचने के महत्व पर भी जोर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने और कैंसर के हड्डियों तक फैल जाने के बाद दुनिया भर से मिले समर्थन के लिए आभार जताया है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब पूर्व राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में नए सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रोस्टेट कैंसर के निदान के बारे में जनता को पहले से सूचित नहीं किया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आगाज दीव के प्राचीन घोघला बीच पर एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान किया। छह दिनों तक चलने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक स्पर्धाओं में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सैपक टकराव और पेनकैक्सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग शामिल हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स में प्रदर्शन खेल, मलखंब और रस्साकशी भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तटीय शैली के साथ पारंपरिक भारतीय खेलों की झलक भी देखने को मिलेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल से जुड़े टूर्नामेंट से भारतीय टीम के हटने की खबर का बीसीसीआई ने खंडन किया है। बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा है कि एविएशन क्रिकेट काउंसिल से जुड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम के हिस्सा लेने के संबंध में चल रही खबरें पूरी तरह से काल्पनिक हैं। आईपीएल में प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच आज मुकाबला होगा। दोनों ही टीम की नजरें इस मैच को जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने पर टिकी होंगी। आईपीएल के एक बेहद अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी। लखनऊ के 206 रनों के लक्ष्य को हैदराबाद ने 18 ओवर 2 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और कुल 59 रन बनाए। जूनियर विश्व कप तीरंदाजी 2025 प्रतियोगिता का आगाज जर्मनी के सुहल में शुरू हुआ। भारत के राइजा ढिल्लो की अगुवाई में 57 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी दल सभी 17 पदक स्पर्धाओं में भाग ले रहा है। भारत की दिया चिताले और यशस्विनी घोरपड़े कतर के दोहा में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल 2025 में महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अगले दौर में भारतीय जोड़ी का मुकाबला जापानी मीवा हरिमोटो और मियू किहारा की जोड़ी से होगा। आज दूसरे दौर में मनिका बत्रा का सामना दक्षिण कोरिया की गा ह्योन पार्क से होगा। पुरुष सिंगल्स में मानव ठक्कर का सामना जापान के तोमोकाजु हरिमोटो से होगा। फ्रांस में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह कान फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कान फिल्म महोत्सव में लॉस्ट एंड फाउंड इन कुंभ के फिल्म निर्देशक मयूर पुरी भी पहुंचे। फिल्म फेस्टिवल में हर साल की तरह इस साल भी फिल्मी दुनिया के कई सारी बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा भी अपना जादू बिखेर रहा है।
जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म होमबाउंड को कान के 78वें एडिशन में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन के लिए चुना गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन राशि वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।